हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, तो आज अपन लोग सल्टाने जा रहे हैं, मतलब रिवीजन करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की। एलएलपी हो गया हमारा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया हमारा, कंपनीज हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है हमारा, और अब जो रहता है वो है पार्टनरशिप। हालांकि पार्टनरशिप में भी मैं ऑलरेडी ऑडियो रिवीजन तो पहले ही करवा चुका हूं, आज केवल वीडियो रिवीजन की बारी है। ठीक है, चले। लेट अस स्टार्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ जी, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पढ़ना शुरू करिएगा। क्या कहता है? कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन कम से कम कितने लोगों के? दो लोगों के बीच में, जो एग्रीड हो गए हैं। मतलब एग्रीड हो गया मतलब देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो चुका है, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो चुका है। किस लिए? फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट को लेकर। ओके, फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट को लेकर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो चुका है। एंड हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यानी कि देयर मस्ट बी सम बिजनेस, कोई बिजनेस भी होना जरूरी है। यस, यानी कि अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो क्या आप पार्टनरशिप खोल सकते हैं? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि देयर मस्ट बी सम बिजनेस। ये बिजनेस कौन चला रहा है? कोई एक भी चला सकता है, ये सब मिलकर भी चला सकते हैं, मगर लाइबल सारे के सारे पार्टनर्स होंगे। मतलब एक पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए बाकी सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे। म्यूचुअल एजेंसी जिसे हम कहते हैं। तो ले देकर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे फीचर्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल, कम से कम कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है? दो लोगों का होना जरूरी है। कम से कम कितना? दो लोगों का होना जरूरी है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? इस पे पूरा पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं कहता, बट कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसी संस्था खोलते हैं जो कि प्रॉफिट ऑब्जेक्ट से चल रही है, जो प्रॉफिट मोटिव से चल रही है, और इसमें 50 से ज्यादा लोग होते हैं, तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन कहलाती है। तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप में भी 50 से ज्यादा लोग होंगे तो पार्टनरशिप भी इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। यस, तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट के कारण लिमिट लग पाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। अब ध्यान रखना, ये पार्टनरशिप एक्ट पे लिमिट है, एलएलपी पे लिमिट नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 जहां पे ये रेस्ट्रिक्शन है वो कहता है एलएलपी को एग्जम्पशन है। तो एलएलपी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एलएलपी में जितने मर्जी पार्टनर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट में दिक्कत है, वहां पे मैक्सिमम 50 पार्टनर ही हो सकते हैं। फिर उसके बाद देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फिर एक बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस मतलब समथिंग फॉर द प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। यानी कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से अगर आपने किया तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। उसके बाद देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एक एविडेंस है, एविडेंस तो है, पक्की बात है। एविडेंस है किस बात का? कि पार्टनरशिप है। एविडेंस किस बात का है? कि पार्टनरशिप है, बट दिस इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब कई बार जज साहब जैसे बोलते हैं ना, सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, मतलब उनके हाथ में एक ऐसा सबूत लग गया है जिसको देख के अब वो नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं। तो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है वो सबूत, वो पक्का सबूत जिसके हाथ लगते ही आप डिसीजन ले सकोगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। बट शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, वो एक कच्चा सबूत है। कच्चा सबूत मतलब मुझे और भी सबूत चाहिए होंगे प्रूफ करने के लिए कि पार्टनरशिप है या नहीं है। तो यानी कि जो कच्चे सबूत होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं प्राइमा फेसाई एविडेंस। ये क्या मतलब होता है? कच्चा सबूत।
तो यानी कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एक कच्चा सबूत है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, पक्का सबूत नहीं है जो ये गारंटी दे सके कि पार्टनरशिप है ही है। तो यानी कि हर एक व्यक्ति जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ले रहा है पार्टनरशिप में, जरूरी नहीं कि वो पार्टनर हो, ऐसा पॉसिबल है कि वो पार्टनर ना हो। समझ आ गई बात? और आगे बढ़ते हैं। फिर लॉ कहता है जी ऐसा है जी, बिजनेस एक व्यक्ति भी कर सकता है या सारे मिलकर भी कर सकते हैं, बट खास बात यह है कि एक के द्वारा किए गए काम के लिए सारी पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी, सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। यस, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है जी, चलिए। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था केडी कामत एंड कंपनी के केस में। उन्होंने कहा जी 2 कंडीशंस का होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। पहला, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, एंड दूसरा जो सबसे जरूरी है वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। तो यानी कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है ना? चले, फिर भी अगर हम बात करें ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप क्या होगा, यानी कि वो 3 कंडीशन जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो म्यूचुअल एजेंसी हो गई, लो जी। दूसरी बात, एग्रीमेंट होना जरूरी है। तीसरा, एग्रीमेंट किस चीज का है? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट का। तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो इसका मतलब टैन 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 पार्टनरशिप है ही है। समझ गए? आगे हाँ जी। फिर अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग से कहता है जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बताती हैं कि पार्टनरशिप नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बताती हैं कि पार्टनरशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप का कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप बिजनेस के कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, कैश बुक कुछ भी मेंटेन नहीं है, किसी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं है। फिर पार्टनरशिप में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नजर नहीं आ रही, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नजर नहीं आ रही। फिर आपने रजिस्ट्रार को भी, सरकारी अफसर को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हमने कोई पार्टनरशिप बनाई है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है ना? चले, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ जी, कंपनी के केस में तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट लगता है कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी का, बट क्या पार्टनरशिप के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता है? नहीं बाबा, नहीं। तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां पर अगर आपको केस करना है तो पार्टनर्स के नाम पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं होती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और तो ये कुछ डिफरेंस हैं पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में, एंड जिनमें से 3 या 4 डिफरेंस कर जाना, हालांकि रेलेवेंट नहीं होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली पार्टनरशिप HUF के बीच में, सिमिलरली पार्टनरशिप को ओनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप क्लब के बीच में। हम आते हैं अब रेलेवेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर में से डिफरेंस पूछे जाने की संभावना कम है। LLP में बहुत ज्यादा थी, LLP में ज्यादा, क्योंकि LLP में ना सारा चैप्टर उठा के वो इंटर में डाल चुका है मई 24 से। तो अब LLP में वो तुम्हारे से भी वही पूछे, इंटर में भी वही पूछे, पॉसिबल नहीं होगा, तो तुमसे काफी बेसिक सी चीज पूछने की संभावना है। फिलहाल पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? कहता है जी डीड। अच्छा, डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न है, प्लस जिसे रजिस्टर्ड भी करवाया गया है एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, मतलब उसे स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाया गया है जो कि रिटर्न में है, और तीसरा इसे साइन किया है सारे के सारे पार्टनर्स ने। तो ये कहलाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड मतलब 3 चीजें। पहला, वो डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब रिटर्न में होगा। दूसरी बात, स्टैम्प पेपर होगा, स्टैम्प पेपर पे बना होगा, मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे की गई होगी। स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे की जाती है? इसके लिए हमारा एक एक्ट है जिसे कहते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। और तीसरी बात है, साइन होना चाहिए बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है? बड़ी सीधी सी बात है, एक ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को दिमाग में रख लो। अब मुझे बताओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? तुम कहोगे जी उसकी इनिशियल कैपिटल, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो सकता है, रेम्युनरेशन क्या हो सकता है। लिख लोगे ना इतना कुछ, बस, और क्या। समझ गए? चले, हाँ जी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड पे सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है, इसलिए अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी टर्म को चेंज करना है तो आपको कंसेंट कितनी चाहिए? सारे के सारे पार्टनर्स की चाहिए, किसी एक की नहीं चलेगी, सभी के सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन, एक बात ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी तो मैंडेटरी है, क्योंकि बिना इनकॉर्पोरेशन के कंपनी का जन्म नहीं होता।
बट क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप भी मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल है, मतलब कब करना चाहिए? करना तो पार्टनरशिप बनने से पहले चाहिए? नहीं 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 नहीं, लॉ कहते नहीं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब कि मतलब पार्टनरशिप बनने के 10 साल बाद भी, यस, 15 साल बाद भी, यस, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपको लगे कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ जी इनकॉर्पोरेशन से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है जी, चले। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आप किसको देते हो? रजिस्ट्रार को। अच्छा, जहां पर भी आपका बिजनेस सिचुएटेड है ना, उस एरिया में जो भी सरकारी अफसर यानी कि रजिस्ट्रार होता है, उसको एप्लीकेशन दी जाती है कि लो हम आ गए। ठीक है ना, चले। फिर साथ में आपको प्रेस्क्राइब फॉर्म भरना पड़ेगा, और मतलब फर्म का नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस, और कौन कौन नेम ऑफ द पार्टनर वगैरह सब कुछ ये मेंशन करना पड़ेगा। सारे के सारे पार्टनर्स इसे साइन करेंगे। अच्छा, और फिर अगली बात, हाँ जी, पार्टनरशिप के नाम में कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए लाइक अनडिजायरेबल, जैसे कि क्राउन, प्रिंस, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल। ये अंग्रेजी जमाने के है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई अंग्रेजों का प्रभाव नजर आ रहा है, फिर और क्या। चले, रजिस्ट्रेशन, हाँ जी। अब आप ये डॉक्यूमेंट किसको फाइल करके आए हो? एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को अगर लगता है दिस इज द राइट चॉइस बेबी, तो फिर वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन द रजिस्टर, मतलब जो आपने स्टेटमेंट दी है उसको अपने रजिस्टर में नोट करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। परंतु रजिस्ट्रेशन किस दिन से इफेक्टेड माना जाएगा? जिस दिन एप्लीकेशन आपने जमा कराई, और जिस दिन उसने एंट्री की, और जिस दिन उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया, किस दिन से इफेक्टिव आ जाएगा? हाँ जी, registration is deemed to be complete as soon as an application in the prescribed form with the prescribed fee and necessary detail concerning the particular or partnership is delivered to the registrar। यानी कि जिस दिन आपने प्रॉपर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रॉपर फी जमा करा दी, उस दिन माना जाएगा रजिस्ट्रेशन हो गया। यानी कि जिस दिन उसने एंट्री की, मुझे लेना देना नहीं। यानी कि जिस दिन उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन जमा कराई, प्रॉपर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ड्यूली अमाउंट ऑफ फीस, जो भी उसके ऊपर पेमेंट फीस रिक्वायर्ड थी, उसके साथ में जब आपने पे की, तो बस हो गया काम। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है लेट रजिस्ट्रेशन ऑन द पेमेंट ऑफ पेनल्टी, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू सेंड एंड डिलीवर द स्टेटमेंट विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड, मतलब जो रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपसे कोई टाइम मंगाता है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगाता है, और वो डॉक्यूमेंट आप टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। जरूरत नहीं है करने की। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या हो जाएगा। पहली बात, ना पार्टनर फर्म को केस कर पाएंगे, ना पार्टनर एक दूसरे पे केस कर पाएंगे। ना पार्टनर, मान लीजिए किसी पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स ने रोक लिया। मान लीजिए 3 पार्टनर थे, चिंटू, पिंटू, सोनू। सोनू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो चिंटू और पिंटू ने मिलकर रोक लिया। क्या सोनू क्या उखाड़ लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या आप बात कर रहे हो? कुछ तो कर सकता होगा। ना 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 ना, एक कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। तो कोई पार्टनर ना तो एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, ना ही पार्टनर फर्म को स्यू कर सकते हैं। अच्छा, नो स्यूट बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। फर्म भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। यानी कि थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म, यस, बट फर्म कैन स्यू द थर्ड पार्टी, नो। फर्म कैन नॉट स्यू द थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लीजिए हमारी क्लास का ऋषभ, इसने मुझसे 1000 रुपए लेने हैं और मुझे 500 रुपए देने हैं, तो लेना देना जरा इसका फिक्स करना कितना है। 1000 रुपए इसने मुझसे लेने हैं, 500 रुपए देने हैं, तो नेट इसने कितने लेने हैं? 500 रुपए लेने हैं। समझ आया? इसे कहते हैं नेट ऑफ। मैं कहता हूं एक फर्म है, फर्म का नाम है पोपली एंड एसोसिएट्स। अच्छा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से माल खरीदा 1000 रुपए का, माल बेचा 10 लाख रुपए का। हाँ जी, अब क्या हुआ?
10 लाख रुपए का माल बेचा था, यानी कि रिलायंस से लेने कितने थे 10 लाख, देने कितने थे 1000। लॉ कहता है आप अनरजिस्टर्ड हो ना, इन्होंने कहा जी हां। लॉ कहता है अब रुको, ये जो आपने लेने हैं 1000 रुपए, ये 1000 रुपए नहीं माना जाएंगे, अब ये 100 रुपए माने जाएंगे। ले, हो गया काम। तो अब आप 100 रुपए ही ले सकते हो, बट देने आपको पूरे हैं। यानी कि अगर आपने एक ही पार्टी से लेने देने हैं, तो वो जो आपका अमाउंट है जो आपने लेना है वो मैक्सिमम 100 रुपए तक ही एडजस्ट कर सकते हो आप। सर ये क्या तो हुआ सर, 1000 रुपए लेने तो 100 रुपए क्यों? हाँ, लॉ मेकर ने थोड़ी पेनल्टी लगा दी एक तरीके की, ये सोच लो कि सजा बना दी है कि अगर आप रजिस्टर्ड ना हुए तो फिर समझ गए, 100 रुपए से ज्यादा रिकवर नहीं करने देंगे सेम पार्टी से। अच्छा, सेम पार्टी ना हो, दूसरी पार्टी हो तो उससे तो रिकवर ही नहीं कर सकते। सेम पार्टी से फिर भी हम 100 रुपए रिकवर करवा रहे हैं। भाई साहब ऐसी बात कर दी ना, मतलब वो गाना बजता है ना घोड़ी के आगे, आज मेरे यार की शादी है, मतलब ये वही वाला क्या राइट दिया मुझे, है ना। चलिए खैर, बट लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, रजिस्ट्रेशन ना भी कराया तो भी तुम्हारी मूछें ऊपर रहेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो अफेक्ट नहीं होंगे। ओ माय गॉड। पहला, उस फर्म का राइट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रंप, अपना ट्रंप और मिलेनिया की एक फर्म थी, ट्रंप और मिलेनिया की एक फर्म थी। इस फर्म ने मुझे माल बेचा, अब ट्रंप का फोन आया, पोपली जी पेमेंट मैंने कहा भेजाना। कहने लगे क्या मतलब इतना कॉन्फिडेंस किस लिए? मैंने कहा तुम अनरजिस्टर्ड हो। कहने लगे फिर? मैं कहा पहले आके दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराओ। कहने लगे हम यूएसए में हैं, हम यूएसए में हैं और हम तुम्हारे इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराएं? वाह, तुम तो व्हाइट हाउस में झंडा लगाए। मैं कहा करवाना पड़ेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड फॉर्म है। अच्छा, हम इतने बड़े चौधरी हैं? मतलब विदेश में बैठा हर व्यक्ति जो पैदा होगा, तुम ये भी कल को लगा दो कि पहले जन्म हमारे यहां पे जन्म प्रमाण पत्र ले, वरना तो पैदा ही नहीं हुआ। कह दो, इसमें क्या है बोलने में, कह देते। वाह, बे ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी फर्म है जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो क्या उसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? नहीं। सेकेंड, भाई साहब लॉ कहता है, अच्छा ऐसे कॉलर ऊपर करके लॉ ने कहा है ना, जैसे मतलब क्या दे दिया हो कंधों पे, जैसे मतलब आपके करोड़ों रुपए की माला रख दी हो। लॉ कह रहा है 100 रुपए, 100 रुपए तक राउंड ऑफ करने की ताकत तुम्हारे पास रहेगी। 100 रुपए, समझ आई बात? तो 100 रुपए तक तो राउंड ऑफ करने का अधिकार हम तुम्हें दे ही रहे हैं। वाह, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, क्या कर रहा है। नेक्स्ट कहता है जी, अच्छा अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा जी सोनू, मोनू और चिंटू, पिंटू, सोनू। चिंटू और पिंटू दोनों भाई थे जिन्होंने मिलकर सोनू का शेयर ऑफ प्रॉफिट रोक लिया। अब सोनू के पास अधिकार क्या है? क्या सोनू चिंटू पिंटू पे केस कर सकता है? नहीं। सोनू भाई छाती पीट पीट के रोने लगा, मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया। लॉ कहता है रुक जा बे, रुक 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 रुक, अनरजिस्टर्ड फर्म है, हाँ तू बाकी पार्टनर्स पे केस तो नहीं कर सकता, ठीक है, मगर तेरे को एक अपॉर्चुनिटी है। वो क्या? कि फर्म के डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब डिसोल्यूशन होगा तो हम तेरे को वादा करवाते हैं क्या, कि तेरा सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हम तुझे वापस दिलवाएंगे। समझ आया? तो अगर कोई पार्टनर छाती पीट पीट के रो रहा है लूट लिया लूट लिया लूट लिया, तो लोग कहते हैं हैंग ऑन, कोई नहीं लूटा, चिंता मत कर, हम तुझे दिलवाएंगे। ठीक है ना? चले आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म। ना इस पे कोई आंच नहीं आई है, यानी कि फर्म बाकियों पे केस नहीं कर सकती, बट बाकी पकड़ के तो फर्म को रगड़ सकते हैं। यस बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हायरर ऑफ द डिसीज फर्म फॉर अकाउंट ऑफ द फर्म और टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार है कि बाकी पार्टनर्स पे केस कर सके? यस यस। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। चले टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप समझ लेते हैं। अच्छा स्पेशल केस भी निपटाई देते हैं, बाद में क्या आना। सुनो जी, कहता जी ऐसा हुआ कि अगर फर्म है ABCD, रजिस्टर्ड फर्म है, ओके, डी की डेथ हो गई, ABC अभी रजिस्ट्रार को बताया नहीं है। अब क्रेडिटर ने माल की पेमेंट नहीं दी, ये मांगने गए उसके पास, क्रेडिटर ने कहा भाग जाओ यहां से। इन्होंने कहा इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्रेडिटर ने कहा क्योंकि डी की डेथ हो गई,
तुमने रजिस्ट्रार को बताया नहीं, पहले तुम रजिस्टर्ड थे, अब तुम अनरजिस्टर्ड हो। मैं मानता हूं कि रजिस्ट्रार को बताने की जरूरत थी, मानता हूं, बट रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन जब कराया था तो ए बी सी का नाम तो लिखा ही हुआ था। तो ए बी और सी में से कोई भी व्यक्ति क्या क्रेडिटर के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बात समझ आ गई? तो यानी कि अगर मान लीजिए फर्म रजिस्टर्ड हुई, रजिस्टर्ड होने के बाद अगर कोई चेंज होता है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो फिर सूट कैन बी फाइल्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग और ट्रांजैक्शन, चाहे उन्होंने रजिस्ट्रार को ना भी बताया हो अबाउट द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है ना? चाहे बेशक फर्म रजिस्टर्ड दोबारा नहीं हुई थी, मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, मतलब इन्फॉर्म नहीं किया था आपने रजिस्ट्रार को, तो भी फर्म केस कर सकती है। यस। तो यानी कि अब लॉ कहता है, क्या जरूरी बात क्या है? कहता है सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, जो पहले रजिस्टर्ड थी और जो पर्सन केस कर रहा है उसे रजिस्ट्रार के पास एज अ पार्टनर दिखाया गया है पास्ट में। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, जेड की डेथ हो गई, उसकी जगह ए आ गया। अब ए के बारे में आपने रजिस्ट्रार को बताया नहीं, क्रेडिटर ने पेमेंट नहीं दी, तो क्या अब ए क्रेडिटर के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ए केस नहीं कर सकता, क्योंकि ए के बारे में रजिस्ट्रार को पता नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? तो क्या इसका मतलब एक्स और वाई कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। ठीक है, चले, ये था स्पेशल केस। फिर आता है टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? पहली होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जहां पर भी कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से कभी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, उसे पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। पार्टनरशिप एट विल की खास बात यह होती है कि यहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और यहां पर कोई प्रोविजन नहीं होता फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब दो चीजें ध्यान रखना। पहली बात, कोई पीरियड नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म 10 साल की है, 5 साल की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप के लिए कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल पुल बनाने तक, रोड बनाने तक, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो कहीं पर भी प्रोविजन है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिटर्मिनेशन कई तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये रोड बन जाएगी, इंडिया के 75 साल हो जाएंगे आजादी के, या 100 साल हो जाएंगे आजादी के, भारत की ग्रोथ रेट भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट। तो इसलिए प्रोविजन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप अगर नहीं है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो पार्टनरशिप एट विल है। तो यानी कि दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। यस, बट अगर मान लीजिए ड्यूरेशन, मान लीजिए एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द पार्टनर्स या तो ड्यूरेशन के लिए या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी, फिर वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी। पार्टिकुलर पार्टनरशिप कैसे होती है देखता हूं। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप जो है वो फिक्स्ड, अच्छा मान लीजिए पार्टनरशिप बनाई गई थी फिक्स्ड टर्म के लिए, से फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल, 5 साल खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप अभी भी भरे नहीं है, पार्टनर्स का मन भरा नहीं है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर पार्टिकुलर पार्टनरशिप थी, फिक्स ड्यूरेशन के लिए थी, ड्यूरेशन खत्म होने के बावजूद अगर फर्म चल रही है, तो हम इसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप एट विल। दोबारा समझना, अगर मान लीजिए किसी फिक्स पीरियड के लिए फर्म बनी और वो पीरियड खत्म होने के बाद भी फर्म चली जा रही है, तो फिर वो भी पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। ठीक है ना? पार्टनरशिप एट विल का डिसोल्यूशन कैसे होता है? कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है सबको कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ये नालायक अपना घर तो आग लगा के गया है, सबके घरों में आग लगा के चला जाएगा। तो ये पार्टनरशिप एट विल का एक फीचर होता है। हे भगवान। फिर आता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अगेन हमने बात की, पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि जो कि फिक्स्ड पीरियड के लिए बनी है या फिर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, वैसे ये भी पार्टिकुलर पार्टनरशिप का ही पार्ट हुआ करती थी 1 साल पहले तक, मतलब जब तक सी इंस्टीट्यूट का मूड किया, उसके बाद उनका मूड चेंज हुआ तो उन्होंने यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लिया, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लिया। पहले दोनों पार्टिकुलर पार्टनरशिप का पार्ट होते थे। फॉर एग्जांपल अब ये क्या पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या कह रहा है आज की डेट में? कहता है जब कोई पार्टनरशिप पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना?
या वो सिंगल एडवेंचर या सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर लगातार चलने वाला बिजनेस भी हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप क्या है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाएगी। फिर पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड 5 साल 10 साल, इनके लिए जो पार्टनरशिप होगी वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। फिर उसके बाद आता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब एक नॉर्मल पार्टनरशिप जो चल रही है, जो कि पार्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग होती है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का फीचर क्या है कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर एक्सटेंड ओनली टू दैट पार्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप। आप समझना, पार्टिकुलर पार्टनरशिप जब आप बनाते हो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर पार्टनरशिप बनी ये रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई, ये पुल बनाने के लिए। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होंगी, पार्टनर्स लायबल होंगे, वो केवल उस ऑब्जेक्ट के कारण इनकर हुई लायबिलिटी के लिए लायबल होंगे, क्योंकि बस उस ऑब्जेक्ट के लिए है। बट एक होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो बनती है तो फिर कैसे बनती है, फॉर एग्जांपल किराने की दुकान खोल ली हमने, आपने और मैंने मिलकर। अब हम किराने का भी काम कर रहे हैं, फिर हम उसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब जिसमें सभी प्रकार के बिजनेस आ जाते हैं। कोई पार्टिकुलर बिजनेस नहीं है कि वो रोड का बनना, वो डैम का बनना, वो ब्रिज का बनना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाते हैं जहां पर आकर, तो उसे कहते हैं जनरल पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं। ठीक है ना, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट बीच में घुस जाते हैं जहां पर। चल, फिर आता है काइंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, पार्टिकुलर, ये जब भी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आएगा तो थियोरेटिकली आएगा। अगेन जब भी काइंड्स ऑफ पार्टनर्स पे भी क्वेश्चन आएगा तब भी अगेन थियोरेटिकली क्वेश्चन आने की संभावना है। काइंड्स ऑफ पार्टनर में पहला आता है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, अब इन दोनों को कंपेयर करते जाइएगा। एक्टिव पार्टनर वो है जो एक्टिवली पार्ट करता है इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, और स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर वो है जो एक्टिवली पार्ट नहीं करता है। एक्टिव पार्टनर वो है जो कि रिटायर होने पर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, और स्लीपिंग पार्टनर वो है जिसके रिटायर होने पे कोई किसी, क्योंकि वो उसे कोई जानता नहीं है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब जैसे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का मतलब क्या, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब कोटक में पार्टनर थे नहीं, बट फिर भी नाम रख दिया गया है, नाम दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऋषभ फर्म खोलना चाहता है, मैंने उसे अपना नाम दे दिया, तो उसने नाम क्या रखा, ऋषभ ते पोपली दी गड्डी, ऋषभ ते पोपली दी गड्डी। हाँ जी, तो अब आपको यह पता लगे कि अगर ऋषभ ते पोपली दी गड्डी, तो इसका मतलब आप तो यही समझोगे ना पोपली का भी हिस्सा है इसमें, यही समझोगे ना, बोलो ना हाँ। पर मैंने केवल नाम दिया है ऋषभ को, मैंने कोई और मतलब कोई और भी, मैंने कोई और पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी है। बट मेरा नाम देखकर जो लोग ऋषभ के पास आए, क्या मैं उनके लिए लायबल हूं? यस, लायबल हूं। मुझे हिस्सा कितना मिलेगा प्रॉफिट में से? कुछ भी नहीं, दुआएं मिलेंगी बस, और कुछ नहीं, बस मगर मैं लायबल हूं। ठीक है ना। चलिए, फिर आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अच्छा, ये होते हैं ऐसे पार्टनर जिनको होती है खुजली, खुजली बड़े भयंकर किस्म की। अच्छा, कैसे, मतलब भयंकर किस्म की खुजली कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो कहते हैं देख भाई, हम पैसा तो लगा रहे हैं फर्म में, हम लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, पर प्रॉफिट में हमारा भी हिस्सा होगा। वाह, प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं पर लॉस में नहीं हिस्सा करेंगे, तो इन्हें कहा जाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब ये एक तरीके से ना, जैसे नॉर्मली जब पैसा लगाने के बाद व्यक्ति इंटरेस्ट कमाता है, बस ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये वैसे ही है। तो ऐसे लोगों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं दे सकता मैं, क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करोगे, आपके डिसीजन के कारण लॉस हुआ है, उस लॉस में आप हिस्सा नहीं लोगे, ये गलत होगा। तो इसमें आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिर आता है जी हमारा सब पार्टनर। अब सब पार्टनर क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी के ऊपर इतना पर्सनल लोन हो गया, इतना पर्सनल लोन हो गया कि सी गया सुलेमान के पास, सुलेमान को कहा भाई लोन चाहिए। सुलेमान ने कहा सी तू उतारेगा कहां से, तेरी हालत देख। सी ने कहा जितना मैं कमाता हूं मेरी पार्टनरशिप से वो सब तुम ले लेना। सुलेमान ने लोन दे दिया।
अब क्या मैं कह सकता हूं कि सी जितना कमा रहा है सब सुलेमान लेके जा रहा है? यस। तो इससे सी की कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा? यस। जब तुम्हें पता है कि जितना तुम कमाने वाले हो सब कोई और ले जाएगा तो तुम ढंग से काम नहीं कर पाओगे। फिलहाल जो सुलेमान है जो सारा शेयर उठा रहा है किसी पार्टनर का, उसे कहते हैं हम सब पार्टनर। ध्यान रखना, सब पार्टनर को मैनेजमेंट में तो घुसने ही नहीं देंगे। और दूसरी बात, सब पार्टनर को अगर लाना है तो सभी के सभी पार्टनर्स की कंसेंट ले लो पहले, क्योंकि बिना पार्टनर्स की कंसेंट के अगर सब पार्टनर आया तो फर्म का डिसोल्यूशन भी हो सकता है, ध्यान रखना। फिर आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल। मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं अपनी हरकतों से बता दूं पूरे जहान को, हाँ जी, कि मैं ऋषभ का पार्टनर हूं। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ को बैंक वाले लोन देने आए हुए थे, सोफे पे मैं भी बैठा था, ऋषभ ने कहा मिलिए हमारे पार्टनर पोपली जी से। हाँ, मैं मुस्कुरा रहा हूं चाय पीते हुए। बस बैंक वालों ने तो यही समझा ना कि पोपली पार्टनर है, उन्होंने लोन दे दिया। भाई साहब, सवाल उठा, अगर ऋषभ भग गया लोन लेने के बाद तो पकड़ा कौन जाएगा? मैं। अरे यार, समझे? तो इसे कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो अपनी हरकतों से पूरे जहान को बता दे कि यस मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर नहीं है। उसे तो पार्टनरशिप फॉर्म का भी नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता फॉर्म है भी कि नहीं, बट पूरे जहान को बता रहा है कि यस मैं पार्टनर हूं, तो पार्टनर है। चलिए, फिर माइनर एज अ पार्टनर। अच्छा, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? देखो जी, माइनर कैन बी एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब होता है कि माइनर शुरुआत में पार्टनर नहीं बन सकता, बाद में एडमिट हो सकता है, बट फॉर बेनिफिट ओनली। तो मतलब ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इनिशियली, बट लेटर ऑन ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है ना? चले, नॉमिनल एंड स्टॉपल में क्या फर्क है बेटा? स्टॉपल में अपनी हरकतों से आप दिखा रहे हो पार्टनर है, नॉमिनल में आप क्या हो? नाम मात्र के, मतलब केवल अपना नाम दिया हुआ है आपने बस। ठीक है, चलिए। ला 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 ला, प्रवीण मंडल नालायक। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। हाँ जी, मेजोरिटी प्राप्त करने से पहले अगर मैं कहूं कि माइनर क्या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है? यस। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकवर कर सकता है? यस। क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को एक्सेस कर सकता है? यस। क्या माइनर बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है? हाँ, मगर लॉ की एक कंडीशन है कि अगर तू बाकी पार्टनर्स पे केस करना चाहता है तो पहले फर्म से तेरे को अपने रिश्ते अलग करने पड़ेंगे। He can file a suit only if he decide to sever, अलग करना, the connection with the firm। फर्म से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ ले, फिर तो कर सकता है, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? सही बोल रहा है प्रवीण, वैसे समझाओ ना। अब मैं नोरा को बीच में लाके लेके आऊं बार बार? नालायकों, नोरा के एग्जांपल सुन सुन के तुम थके नहीं हो? कितने भरे पड़े हो तुम अंदर से। हे प्रभु, ये कैसे हैं? ये कैसी यंग जनरेशन है? अब लग रहा है कि एकदम उचित समय है कल्कि अवतार का, एकदम उचित समय है, क्योंकि बोला था उन्होंने कि घोर कलयुग आएगा, ये वो आ चुका है। नालायकों को क्लास में भी नोरा के एग्जांपल चाहिए, वरना कह रहे मजा नहीं आ रहा। तो आपका टाइम आ चुका है, कल्कि प्रभु आने का टाइम आ चुका है, ये नालायक हो चुके हैं। चले, दूसरी बात, माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता, यानी कि माइनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। आप ऐसा नहीं कह सकते माइनर को कि हम तेरा घर बार बेच के भी रिकवरी कर देंगे, बजाय ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। माइनर के घर बार नहीं बेचे जा सकते। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। जब बात, अब माइनर ने अटेन कर ली है एज ऑफ मेजोरिटी। आज 18वां सावन देख रहा है वो, 18 हैप्पी बर्थडे है, केक पे 18 मोमबत्तियां लगी हुई हैं। माइनर आया, फूक मार के उसने जैसे ही मोमबत्ती 18वीं बुझाई, मतलब 18वीं जलाई। अब बताइए क्या क्या होगा? टन 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 टू। अब लॉ कहता है माइनर रुक, सबसे पहले तो तू ये डिसाइड कर कि तू पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा?
पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अच्छा 6 महीने जब से मतलब वो मेजर हुआ होगा। लॉ कहता है हाँ 6 महीने जब उसने मेजॉरिटी की एज प्राप्त की, या फिर जब उसे पहली बार बताया गया तुझे पता है तुझे तेरा नाम ने पप्पू बनाया। माइनर कहेगा पप्पू, कैसा पप्पू? बाकी लोग कहेंगे तुझे पता है अबे तू तो बेनिफिट के लिए एडमिट था, हमने तो ये बात बताई नहीं थी। माइनर ने कहा नहीं कह दो ये झूठ है। बाकियों ने कहा हाँ सही बता रहे, हमने तुझे बताई नहीं थी। बताओ, माइनर को जन्मदिन के भी 3 महीने बाद बताई है इन्होंने बात कि तू तो बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ था, तेरी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं थी। माइनर को पहले ये बात ही नहीं बताई गई। माइनर मतलब बड़ा अजीब लगा, माइनर को दिल पे चोट लगी कि मतलब मेरे को इन्होंने पराया कर दिया, इन्होंने बिल्कुल ही मतलब बताया भी नहीं इन्होंने। He first came to know that he was admitted for the benefit of the partnership. किसी ने नहीं बताया। तो फिर तो लॉ कहता रहो काम तेरे साथ है। अगर तेरे को अविश्वास करके लाया गया है, मतलब तेरे को ट्रस्ट नहीं दिया गया, मतलब तेरे को नहीं बताया गया कि तू केवल बेनिफिट के लिए आ रहा है, तो फिर जिस दिन तुझे पहली बार सत्य का ज्ञान हुआ, जिस दिन तुझे पहली बार सत्य का ज्ञान हुआ, वहां से 6 महीने मानूंगा। एक क्वेरी आई कि माइनर का तो फायदा ही है। हाँ तो इसमें तो हमने माइनर का और फायदा कर दिया ना, उसे 6 महीने और आगे बढ़ा दिया ना हमने। ये एक्चुअल में रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए ऊपर ना एक तरीका का पीनल प्रोविजन है कि जब भी माइनर को लाओ तो पूरी तरह से ढंग से फैक्ट्स बता के लाओ, उसके साथ गलत मत कर देना। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपे टुपे टप टप, बस ये वही है, समझ गए? तो 6 महीने कहां से गिने जाएंगे? जिस दिन उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी प्राप्त हुई वहां से, या जिस दिन उसे पहली बार पता लगा कि वो तो एडमिटेड हुआ था केवल बेनिफिट के लिए। दोनों में से जो भी लेटर होगा वहां से 6 महीने काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। फिर माइनर तुम्हें पब्लिक नोटिस जरूर देना पड़ेगा कि तुम पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, परंतु अगर अब तो उसे लेबल भी देनी पड़ेगी। हाँ वो तो अब 6 महीने बाद होगा ना चेतना, 6 महीने बाद, 6 महीने का तो वक्त है ना उसके बाद डिसाइड करने के लिए। परंतु अगर मान लीजिए वो नोटिस नहीं देता, अगर वो कोई नोटिस जारी नहीं करता, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर मान लिया जाएगा जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे। समझ आया चेतना? तो जैसे ही ये 6 महीने का पीरियड खत्म होगा हम उसे पार्टनर मान लेंगे, फिर मान लिया जाएगा। ओके, फिर कहता है मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो माइनर के रूप में एडमिट हुआ था फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अच्छा, फिर and the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting that fact। मतलब माइनर को प्रूव करनी पड़ेगी ये बात कि भाई साहब मम्मी कसम खा के कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि तू 6 महीने तू केवल पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ है, उन्होंने नहीं बताया था। माइनर को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, माइनर को यह बात प्रूव करनी पड़ेगी। जो भी ये कह रहा है कि मुझे नहीं बताया गया था, उसे ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं बताया गया था। बड़ी सीधी सी बात है। चले आगे बढ़े। अब लोग कहता है मान लीजिए राइट एंड लायबिलिटी वेयर ही बिकम अ पार्टनर। मान लीजिए माइनर डिसाइड करता है कि भैया मुझे पार्टनर रहना है, तो ध्यान रखना तेरे राइट्स एंड लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे एक फुल फ्लेज पार्टनर के होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगे तेरे भी। फिर तू भी आज के बाद पर्सनली लायबल है फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड इवन एज अ माइनर टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। माइनर लायबल तो होगा अब आज के बाद, पर्सनली लायबल है, बट कौन सी लायबिलिटी के लिए? कौन सी लायबिलिटी के लिए? हाँ जी, माइनर नॉर्मली तो मन तो कहता है कि उस दिन से ही लायबल होना चाहिए जिस दिन ही हैज बिकम अ मेजर और ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, बट लॉ कहता ना, ही शैल बी लायबल पर्सनली फ्रॉम द डेट व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ओ मतलब बैक डेट से लायबल है, यस।
यानी कि माइनर किस दिन से लायबल है? बैक डेट से लायबल है, जिस दिन ही वॉज एडमिटेड इवन दो फॉर द माइनर। अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनर के रूप में चलना है, तो उसकी लायबिलिटी किस दिन से होगी? बैक डेट से होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रख लेना। आगे, परंतु अगर वो कहता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे पार्टनर बन के नहीं रहना, ओके, तो उसकी राइट एंड लायबिलिटी माइनर जैसी ही होगी जब तक वो पब्लिक नोटिस जारी नहीं कर देता, तब तक, चाहे मतलब 6 महीने बाद तक भी, मतलब आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी के अगले 6 महीने तक भी वो माइनर के रूप में ही रहेगा। यस। दूसरी बात, आज के बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लायबल नहीं होगा। तीसरा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह अपना रिकवर कर सकता है, यहां से जाने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह तो रिकवर कर ही सकता है ना। चले, तो ये सारे माइनर के राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं। फिर हमारे पास आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। हाँ जी, कुछ पार्टनर्स के अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं पार्टनर्स के? देखिएगा, पहला अधिकार, राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म। ये किसके बारे में कहा हुआ है? ये उस पार्टनर के बारे में कहा हुआ है जिसने कोई गड़बड़ की है। उस 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा ना, उसे बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने गड़बड़ कर दी है, मतलब वो क्या गाना था माधुरी दीक्षित का, मैं बोली के लाना तू इमली का दाना, वो बाजार से लेके आया, मतलब समथिंग कुछ था ना, मतलब करना कुछ और था, करके कुछ और आया है, जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मना किया था फर्म ने कि तू परचेज मत करियो फर्म के बिहाफ पर, ये फिर जाके लाखों का परचेज कर लाया। अब इसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी, इसके लिए मतलब फर्म आउटसाइडर को तो फर्म लायबल होगी, मगर ये इंडेमनीफाई करेगा, लॉस की भरपाई करेगा। इंडेमनीफाई का मतलब लॉस की भरपाई करना, लॉस की भरपाई करेगा जो बाकी पार्टनर्स को होने वाला है इसकी हरकतों की वजह से। विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के लापरवाही। ठीक है, चले, मोहम्मद अकरम अली कहते हैं नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म। देखो, ऐसा होता है मोहम्मद अकरम अली साहब कि जब कोर्ट में केस फाइल होता है ना, तो नॉर्मली जब हम कहते हैं फर्म का नाम कहते हैं ना, तो फर्म के साथ बाकी पार्टनर्स का नाम साथ में जोड़ के फिर लिखते हैं, एक्स वाई जेड एंड फर्म, ऐसे करते हैं। ठीक है, ताकि लगे कि पूरी फर्म केस कर रही है, तो लिखा जाता है, हालांकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। थर्ड, रेम्युनरेशन का अधिकार। देखो जी, रेम्युनरेशन का अधिकार केवल तब है जब उसे ये अधिकार पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर आपने लिखा हुआ है तो ये अधिकार मिलेगा, मगर एज अ जनरल रूल पार्टनर्स को ये वाला अधिकार नहीं होता। सीएमए इंटर बेटा अभी नहीं ला रहा मैं, अभी लाऊंगा, चिंता मत करो, जल्द आएगा। चलिए, राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, बहुत सीधी सी बात है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो बचपन से आपकी अकाउंट्स की मैडम ने सिखाया था, हाँ जी, बचपन से अकाउंट्स की मैडम ने सिखाया था कि पार्टनर हम शेयरिंग इक्वली करते हैं। बट अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि शेयरिंग होगी 3:2:1, तो वही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉर्मली कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं मिलता, परंतु अगर लिखा हुआ है तो मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिल जाता है, कितना? 6% पर एनम के हिसाब से। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब क्या है? देखो जी, बात ऐसी है कि अगर कोई पार्टनर ने गड़बड़ की है तो उसकी हरकतों की वजह से जो मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि मैं भी लायबल हो गया हूं, तो क्या मैं उससे रिकवर कर सकता हूं? यस, टू बी इंडेमनीफाइड। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटी में एक आती है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी क्या होती है? एक बार इसी पे सवाल आया था कि जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप क्या होती है। बच्चे पूरी पेल के आए थे, पूरी की पूरी सारी ड्यूटी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाँ जी, हाँ, रोनाल्डो वही बनने वाला है, कल बन जाएगा वो। कहता है हर पार्टनर को बिजनेस चलाना पड़ेगा फर्म का, किस लिए? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब सबका भला हो सके इसके लिए, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से, और जो भी आपने बेचा खरीदा उसका ट्रू अकाउंट दोगे एक दूसरे को।
1 लाख रुपए की चीज बेची, ये नहीं बता रहे कि 20,000 रुपए में बिकी है। 2 लाख रुपए की चीज खरीदी, ये नहीं बता रहे कि 6 लाख की खरीदी है। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे के कॉमन एडवांटेज के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, और एकदम ट्रू अकाउंट रेंडर करोगे, सौंपोगे एक दूसरे पार्टनर्स को या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में। दूसरी बात, अगर आप कोई गड़बड़ करते हो तो आपका कर्तव्य है कि बाकी सबको आप इंडेमनीफाई करोगे। तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ जी, देखो जी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स जो भी होंगे वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, क्या इनमें टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया जा सकता है? जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, यस, बट उसके लिए कंसेंट किसकी चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड पर सभी के साइन हैं, तो इसलिए अगर उसे चेंज करना है तो भी किसके साइन चाहिए? सभी के सभी पार्टनर्स के साइन चाहिए। ठीक है, चलिए, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, क्या हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो फॉर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? यस। दूसरी बात, हर पार्टनर को अपनी ड्यूटी को बड़े रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर निभाना पड़ेगा, डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज अटेंड करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पार्टनरशिप में आपस में कोई डिस्प्यूट आता है किसी भी ऑर्डिनरी मैटर पे, ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड के किसी मैटर पे डिस्प्यूट होता है तो कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए, परंतु वैसे ही बिजनेस के किसी मामले में अगर डिस्प्यूट होता है तो फिर डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर से होता है। हर पार्टनर को डिसीजन से पहले अपना व्यू एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए, परंतु पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कोई भी चेंज करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल ही चाहिए। बात समझ आ रही है? बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चेंज मेजॉरिटी, डीड से रिलेटेड कोई भी चेंज कंसेंट ऑफ ऑल। ठीक है, आगे, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या उसके हायरर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट ऑफ एक्सेस वगैरह मिलना चाहिए? यस, उनको राइट ऑफ एक्सेस वगैरह सब कुछ हम अवेलेबल करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। पार्टनरशिप एक्ट के रिवीजन में अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप अकाउंट्स के अंदर भी पार्टनरशिप के से रिलेटेड बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट के अंदर पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स वगैरह आ रही होती है ना, तो वो एसेट्स वगैरह कहां से आती हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बताता है, कहता है हम बताते हैं ना कहां से आती है। अच्छा, कहां से आती है? पहला कहता है जब पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत हो रही होगी तो शुरुआत में फर्म्स के जो कॉमन स्टॉक के अंदर जो डाला जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, मतलब कोई कैश लेके आया है कोई एसेट लेके आया है, कोई प्लांट एंड मशीनरी लेके आया है, तो ये सब जो पार्टनरशिप में शुरुआत में डाला जाएगा वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। उसके बाद फिर कहता है जी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी फर्म के पैसे से फर्म परचेज करती है या फिर आप फर्म के बिहाफ पर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कहलाती है। फिर कहता है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म के पैसे से अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, और फिर गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म भी फर्म की ही प्रॉपर्टी है। तो ये सब मिलकर फर्म की प्रॉपर्टीज बनती हैं जो कि फर्म की बैलेंस शीट के अंदर आप लोग रिफ्लेक्ट करवाते हो। चलिए, फिर अब हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रेपुटेशन फर्म बिल्डअप करती है, ये फर्म की एसेट होती है। यस, तो यानी कि गुडविल इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। वाह, लाइन ध्यान रखना। ये गुडविल में भी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस जो कि उसने अर्न किया है। अच्छा, गुडविल ना पास्ट में किए गए कर्मों के कारण होती है और फ्यूचर की होती है, फ्यूचर की। गुडविल ध्यान रखना, गुडविल हमेशा फ्यूचर के लिए होती है कि मतलब फ्यूचर में अगर आप हमारे साथ पैसा लगाते हो तो हम फ्यूचर में इतने प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। तो यानी कि हमेशा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ द प्रॉफिट होती है। आप सीखते भी होंगे कहीं ना कहीं गुडविल पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर के प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते हो ना। चले, अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो गुडविल पे क्या सभी पार्टनर्स का अधिकार होता है? यस, गुडविल अगर रेपुटेशन फर्म की बेचते हैं, उठा के ब्रांड फर्म का बेचते हैं तो सारे पार्टनर्स का अधिकार होता है। ठीक है जी, चले, फिर कहता है जी जिस टाइम आप फर्म की गुडविल बेचते हो
मान लीजिए आपने फर्म की गुडविल बेची, तो बायर ने आपके साथ एक एग्रीमेंट करवाया। वो एग्रीमेंट ये था कि आप ये जो बिजनेस आप कर रहे थे, जो आप उसे बेच रहे हो, अब सेम लेवल ऑफ बिजनेस अब आप नहीं करोगे। तो क्या ये वैलिड है? ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है? नहीं है, क्योंकि याद करो तो कॉन्ट्रैक्ट में जब हमने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया था तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस की थी। उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक पॉइंट था सेल ऑफ गुडविल। तो सेल ऑफ गुडविल के केस में अगर आप बायर को वादा करते हो कि हम सिमिलर बिजनेस सर्टेन लोकेलिटी के अंदर सर्टेन पीरियड के लिए नहीं करेंगे, तो वो वैलिड है, प्रोवाइडेड वो रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो स्पेसिफाइड पीरियड से रिलेटेड, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट से रिलेटेड कंडीशंस अगर लगती हैं गुडविल के सेल होने पर, तो वो वैलिड है, प्रोवाइडेड वो क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है जी। मान लीजिए कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को देता है यूज करने के लिए, तो क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी? नहीं। अगर वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है और वो फर्म में लाया नहीं है एज अ इनिशियल कैपिटल, तो वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है और वो वापस ले जा सकता है। तो यानी कि where the properties exclusively belong to a person, it doesn't become a property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership। ध्यान रखना, केवल पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए किसी एसेट का यूज होना, इट डजंट मीन कि वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बन जाती है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की प्रॉपर्टी कहां कहां पर अप्लाई हो सकती है। हाँ जी, ध्यान रखना, फर्म की प्रॉपर्टी किसी भी पार्टनर के पर्सनल बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर का विवाह हुआ, हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, उसके लिए फर्म की एसेट बेच के जा रहा है, ऐसी की तैसी, इन धार्मिक कामों के लिए या सामाजिक कामों के लिए, किसी और कामों के लिए ये प्रॉपर्टियां यूज नहीं होंगी। तो फिर किसके लिए यूज होंगी? फिर किसके लिए यूज होंगी? ये केवल और केवल और केवल फर्म के बिजनेस के लिए यूज होंगी, केवल फर्म के लिए, बिजनेस के लिए यूज होंगी। ठीक है ना? चलिए, नहीं नीतीश, इंटर की होती है, फाउंडेशन की नहीं है। ठीक है, चले। फिर कहता है पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर। ओहो, पार्टनर मान लीजिए बड़ा ही लालची आदमी था, वो फर्म से डीलिंग कर रहा है, मतलब अपना पर्सनल माल भी चिपका रहा है, फर्म का माल भी चिपका रहा है। डेटर को कह रहा है थोड़ा सा माल मुझसे पर्सनल खरीद ले, थोड़ा सा फर्म से खरीद ले। क्या ये बेईमानी नहीं है? है। कहता है जी अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट डिराइव करता है मान लीजिए फर्म के जो डीलिंग हो रही है उसमें प्रॉफिट डिराइव करता है, तो जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया है पर्सनल लेवल का जितना भी प्रॉफिट कमाया है, वो सारा का सारा उसे वापस करना पड़ेगा। किसको? फर्म को वापस लाके देना पड़ेगा जितना प्रॉफिट उसने कमाया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, कब कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए नया पार्टनर आ जाए, नया पुराना पार्टनर छोड़ के चला जाए, तो ये वो सारे कारण होते हैं। जब चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए, ये सारे वो कारण होते हैं जबकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कहता है जी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स क्या रहेंगे अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर नया पार्टनर आता है तो फिर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ऑब्वियसली होगी। नया पुराना पार्टनर चला जाता है तो क्या नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी? ऑब्वियसली होगी। ठीक है ना? चले, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहता है? कहता है जी सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, हालांकि इस पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। आफ्टर अ चेंज इन द फर्म वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ध्यान रखना, अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, फॉर एग्जांपल नया पार्टनर आता है, पुराना जाता है, ऐसा समथिंग कुछ भी होता है, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी। मतलब देखो जी, जब तक आप नहीं, अगर मान लीजिए सारे पार्टनर पहले शेयर करते थे 1:1 में, एक पार्टनर रिटायर हो गया, अब भी 1:1 रहेगा, नया पार्टनर आ गया, अब भी 1:1 रहेगा, जब तक कि नई रेशो ना दी गई हो। तो इसलिए वर्ड क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स का मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है नई रेशो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई नई रेशो लिखी हुई है तो फिर उसको इंपॉर्टेंस दो, बट अगर कोई नहीं लिखी हुई तो फिर इसको इंपॉर्टेंस दो, फिर इक्वल रहेगा, फिर अनचेंज रहेगा। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, फिर कहता है जी
where a firm constituted for a fixed term continue to carry on the business after the expiry of that term। तो हमने कहा था फिक्स टर्म के लिए फॉर्म बनी है, उसके बाद भी चलती आ रही है, तो फिर क्या कहलाती है? वो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा ये पैरा ज्यादा रेलेवेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है वो है रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी। रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी, ये ध्यान रखना। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मतलब है इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब राइट्स ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म, यानी कि जब पार्टनर अपनी हरकतों से पूरी फर्म को लायबल बना सकता है। ये अथॉरिटी पार्टनर को दो तरीके से दी जा सकती है। या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर अगर ये अथॉरिटी दी गई है तो वो कहलाती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। परंतु अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अथॉरिटी नहीं दी गई परंतु फिर भी पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है तो ये कहलाती है इंप्लाइड अथॉरिटी। ओ माय गॉड, यानी कि बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कहे हुए भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कुछ कर सकता है। यस। और फर्म और बाकी पार्टनर्स उससे लायबल होंगे। यस, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने पर सारी की सारी फर्म और बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे इस पार्टनर के द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए। वो तीनों कंडीशन कौन सी है? पहला, जो इसने काम किया है वो क्या किया है? नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किया। फॉर एग्जांपल, पोपली गारमेंट्स एक फर्म थी, जो उसके पार्टनर ने काम किया वो गारमेंट्स परचेज करके लाया है, ठीक है, या गारमेंट सोल्ड किया है, ठीक है, चलेगा, क्योंकि फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किया है। सेकेंड पॉइंट, जो उसने काम किया वो जरूरी था, फर्म के बिजनेस के लिए जरूरी था। ओहो, फर्म के लिए बिजनेस के लिए जरूरी था। हाँ, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे ग्राहक, मान लीजिए दुकान पे ग्राहक आते हैं, पार्टनर ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, चाय बिस्किट वगैरह पिलाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी था, ठीक है, इंप्लाइड अथॉरिटी है। तीसरा, ये जो काम किया गया है ये फर्म के नाम पे किया गया है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहला, ये काम किस लिए किया गया है? फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किया गया है। दूसरा, ये फर्म के बिजनेस के लिए जरूरी था। और तीसरा, ये फर्म के नाम पे किया गया है। तो कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी से पूरी फर्म को लायबल बना सकता है। जी हां, बना सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए एक पार्टनर था जिसका नाम था भोलू। भोलू की एक प्रॉब्लम थी, वो जब भी बाहर निकलता था लोग उसका, भोलू को, उसकी भोलेपन का फायदा उठा के उसे माल चिपका देते थे। भोलू जब भी जाता था कुछ ना कुछ गुड्स परचेज करके लाता था। इस चक्कर में बाकी पार्टनर्स परेशान थे। तो क्या बाकी पार्टनर्स मिलकर भोलू की एलिजिबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? क्या बाकी पार्टनर्स मिलकर भोलू की एलिजिबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? यस। मतलब दूसरे शब्दों में क्या इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? आप ध्यान रखना, फर्म उस रेस्ट्रिक्शन तक लायबल है, उस रेस्ट्रिक्शन तक लायबल है, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि क्रेडिटर को इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता हो। अगर क्रेडिटर को इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता ही नहीं तो फिर तो पूरी फर्म इस रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी पूरे अमाउंट के लिए क्रेडिटर को लायबल है। बट अगर क्रेडिटर को इस अमाउंट का पता है कि हाँ जी इस पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी है, तो फिर क्रेडिटर केवल उस रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक ही फर्म से रिकवर कर सकते हैं, बस ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल पार्टनर से रिकवर करेंगे। अब यहां पे ना तुमसे कोई एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे काम हैं जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के अंडर आते हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते। अच्छा, ये जो नहीं आते वाले हैं ना, ये ज्यादा रेलेवेंट है। ये वो काम हैं जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते, मतलब इन कामों को करने के लिए आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी होने की जरूरत है। अब इनमें से कोई भी 5 या 6 बिल्कुल ध्यान रख लेना। कैसे? जैसे फर्म के बिहाफ पर कोई नई पार्टनरशिप नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पर जब तक आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। आप फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते जब तक आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। आप फर्म के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। आप कोई भी फर्म के द्वारा फाइल किया हुआ केस विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। आप कोई भी किसी भी केस किसी भी कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के। आप फर्म के बिहाफ पर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के। तो ऐसे कोई भी 4 या 5 रिकॉल याद कर लेना, ध्यान रखना, ये वो काम है जिनके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी जरूरी है।
कोई भी 4-5 याद कर लेना, ठीक है ना। चले, फिर हमने कहा जी रेस्ट्रिक्शंस, क्या रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है? हाँ, इंपोज की जा सकती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी पे, पर वो वैलिड तब होगी जब क्रेडिटर को इस बारे में पता है। जैसे कि यहां लिखा है ना, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ये सारे के सारे पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया और कहा कि कोई भी पार्टनर गुड्स परचेज नहीं करेगा 40,000 रुपए से ज्यादा के लिए। ओके, बी ने फिर भी पागलपंती की और 70,000 रुपए की गुड्स परचेज कर लाया। अच्छा, मैं कहता हूं अगर क्रेडिटर्स आर नॉट अवेयर अबाउट एनी सच रेस्ट्रिक्शन, तो क्रेडिटर 70,000 रुपए पूरी फर्म से रिकवर कर सकते हैं। यस 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 यस, हाँ जी। एक क्वेरी आ रही है, क्या माइनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर पार्टनर लिया है तो। वो क्या कहावती, मूसे में सर दिया तो ओखली से क्या डरना। हाँ जी, व्हेन क्रेडिटर्स आर अवेयर अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब है 40,000 वो फॉर्म से रिकवर कर सकते हैं, 30,000 रुपए वो उस पार्टनर से पर्सनली रिकवर करेंगे। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर इन इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं और ऋषभ गुप्ता, ये हम दोनों है पार्टनर, हम मैन ऑफ द मैच है इस बैच का ऋषभ गुप्ता। नहीं हुआ क्या, मैं बड़ी ही पवित्र पावन धरती पे गया हुआ था रशिया में। रशिया एक बड़ी पवित्र पावन धरती है, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है जिसको, जहां पे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, पुरानी इमारतें, मतलब मुझे बड़ी जबरदस्त लगती हैं, पुरानी ऐतिहासिक चीजें बड़ी पसंद है मुझे। वहां जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, तो मैं वहां गया हुआ था। इतने में रशिया यूक्रेन का छिड़ गया युद्ध। अब ऋषभ और मैं पार्टनर्स थे और हम दोनों की ना शेयर्स वगैरह की डीलिंग का काम था। तो क्या करते थे, शेयर परचेज वगैरह सेल वगैरह करते थे। जिस टाइम मैं रशिया में था, चांस की बात है उसी टाइम रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। इसने मुझे फोन किया, भाई साहब रशिया में सारे फोन बंद थे, बहुत कोशिश की इसने, नहीं, और यहां पर स्टॉक मार्केट गिरी जाए गिरी जाए गिरी जाए गिरी जाए। ये बेचारा घबरा के इसने सारे शेयर बेच दिए। जैसे ही इसने बेचे, शेयर मार्केट फिर ऊपर। मैं आया एयरपोर्ट पे, मैंने कहा शुक्र है भाई साहब शेयर मार्केट ऊपर आ गई है ना, वरना तो बच गए हम। इसने कहा बचे नहीं है। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगा 30% लॉस पे निकाल डाले मैंने। मैं कहा 30% लॉस? पागल है तू, ऐसा थोड़ा ना होता है, ये क्या किया तूने? अच्छा मुझे बताना कि इसने सही किया या गलत किया। इसका उद्देश्य यह था कि मेरे से बात नहीं हो पा रही है तो फर्म को ज्यादा लॉस होने से बचाया जा सके, फर्म को प्रोटेक्ट, लॉस से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और गुड फेथ में किया। तो इसका मतलब अगर पार्टनर ने कोई इमरजेंसी में काम किया है और बिना अथॉरिटी के किया है तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू शेयर सच लॉस। मैं तो बचा था ना, तू तो इंडिया में था, कौन सी यूक्रेन की मिसाइल यहां आएगी। चले अगला कॉन्सेप्ट है एडमिशन बाय अ पार्टनर। एडमिशन बाय अ पार्टनर का मतलब है जब पार्टनर स्वीकृति दे दे। स्वीकृति दे दे मतलब एक्सेप्ट कर ले लायबिलिटी को। फॉर एग्जांपल, एडमिशन का मतलब वो नहीं है कि नया पार्टनर आ गया, ना ना, उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन का मतलब होता है जब आप कोई लायबिलिटी को स्वीकार कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए श्लोक, ऋषभ, निरंजन, ये सारे पार्टनर्स थे, इन्होंने मुझे माल बेचा। ठीक है, इन्होंने मुझे, मान लीजिए इन्होंने मुझसे माल खरीदा पोपली गारमेंट से, पेमेंट की बारी आई, इन्होंने कहा हमने तो खरीदा ही नहीं। मैंने कहा ये नालायको, कल को खुदा को मुंह दिखाना है, अबे माल खरीदा 5 लाख रुपए का, पेमेंट तो दो। इन्होंने कहा हमने खरीदा ही नहीं। अच्छा, श्लोक, इसको कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया गया। श्लोक से कहा गया, खा गीता पे कसम कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसने जैसे ही गीता पे हाथ रखा, इसके अंदर का इंसान जाग गया। इसने कहा बस बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ, हमने ही खरीदा था, हमने ही खरीदा था, इन दोनों जालिमों ने ही खरीदवाया था। अब बताइए, क्या इसने जो एडमिशन किया लायबिलिटी का, क्या पूरी फर्म लायबल है? यस, पूरी फर्म लायबल है।
प्रोवाइडेड। ये जो एडमिशन है किससे रिलेटेड होना चाहिए? फर्म के अफेयर से रिलेटेड, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। ठीक है ना। अब मान लीजिए श्लोक गवाही दे रहा है, क्यों? क्योंकि निरंजन का पड़ोसन से चक्कर चल रहा था, वहां श्लोक को गवाही के लिए बुलाया गया, उसका कोई नहीं होगा, उससे गवाही, इसकी गवाही वहां वैलिड नहीं होगी। ना 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 ना, इसकी गवाही सिर्फ फर्म लायबल कब होगी? जब वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है ना। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मैंने निरंजन को बता दिया था कि निरंजन, इस बार जो मैं तुम्हें माल सप्लाई कर रहा हूं ना, वो घटिया क्वालिटी का है। उसने कहा पोपली सर चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या जाता है अपना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना मुझे थोड़ा सा कमीशन दे देना। अरे मैंने कहा जान मांगी होती, बता। मगर मैंने निरंजन को पहले से ही अपडेट कर दिया था, नोटिस दे दिया था कि माल में डिफेक्ट है, माल इंफीरियर क्वालिटी का है। अगर मान लीजिए हम दोनों के बीच की सेटिंग है, निरंजन और मेरी, तब तो फर्म लायबल नहीं है, अगर ये प्रूव हो गया कि हमारी सेटिंग है। पर अगर कोई सेटिंग नहीं है और निरंजन को मैंने बता दिया था कि माल घटिया क्वालिटी का है, परंतु बावजूद इसके इसने माल खरीदा, तो क्या फर्म लायबल होगी या नहीं? फटाफट बताइएगा। यस, लॉ कहता है किसी भी पार्टनर को अगर आपने नोटिस दे दिया तो वो नोटिस टू द फर्म माना जाएगा, अगर तीनों कंडीशन पूरी हो गई। पहला, ये नोटिस किससे रिलेट करता है? बिजनेस ऑफ द फर्म से। दूसरा, ये नोटिस किसको दिया आपने? एक्टिव पार्टनर को दिया। तीसरा, कोई भी मिली भगत यानी कि कॉल्यूजन नहीं है बिटवीन द पार्टनर एंड द क्रेडिटर या फिर थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में कोई भी मिली भगत वगैरह नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो नोटिस टू अ पार्टनर विल अमाउंट टू अ नोटिस टू द होल फर्म। चलो जी, बढ़ सकते हैं आगे कि ना कोई हां देता है। लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। हाँ जी, ये क्या कहता है? अब ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी का डिस्कशन करता है। क्या कहता है? कहता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। भाई हम जानते हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब है कि भैया सबके साथ मिलके तो तू लायबल है, मगर तुझे अकेले में भी कहा जा सकता है पूरा अमाउंट पे कर, ये और बात है, तो बाद में उनसे रिकवर करेगा। तो यानी कि हर पार्टनर जॉइंट एंड सिवियरली लायबल है किसको? थर्ड पार्टी को। ठीक हो गई इतनी बात? दूसरी बात, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। अब पार्टनर मान लीजिए कुछ ऊटपटांग काम करके आया है, कुछ गलत माल बेच के आया है, कुछ घटिया माल बेच के आया है, तो क्या उसके लिए फर्म लायबल होगी? फर्म इज लायबल। यही तो पार्टनरशिप का फीचर है। फर्म लायबल होगी, यस। थर्ड पार्टी को लायबल होगी, यस। अगर पार्टनर ने जो काम किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस किया है और बाकी पार्टनर्स की अथॉरिटी से किया है, मगर गलत किया है काम, चूना लगा के आया है किसी को, तो पूरी फर्म लायबल होगी। अच्छा, फिर कहता है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। मान लीजिए किसी डेटर ने फर्म को पैसा दिया, किसी पार्टनर रामलाल ने रिकवर किया। रामलाल ने पैसा उठाया और सीधा वाइफ को लेकर स्विट्जरलैंड की हसीन गलियों में चला गया। यहां दूसरे पार्टनर ने डेटर को फोन किया, पैसे देने हैं या नहीं, पैसे देने हैं या नहीं। उसने कहा अकल है कि नहीं, पैसे तो मैं दे गया हूं। बाकी पार्टनर ने कहा बेजान है, हमें तो नहीं पता। अबे तो क्या ढोल नगाड़े बजाता हुआ है वो कि ले लो पैसे, ले लो पैसे, ले लो। अरे ऐसे थोड़े ना होता है। वो लाया था पैसे, एक उसको दे दिया पार्टनर को, अब पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया, उसे मिस एप्लीकेशन कर दी। फिर कहता है जहां पर पार्टनर अमाउंट रिसीव करता है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और उसे गलत जगह यूज कर देता है, या फिर फर्म में पैसा रिसीव होता है, पहले में कहता है पार्टनर रिसीव करता है, दूसरा फर्म को रिसीव होता है, मगर पार्टनर उठा के उसे गलत जगह यूज कर देता है, तो भैया फर्म लायबल है।
फर्म लायबल है। पैसा आ चुका है, ध्यान रखना, कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा आ चुका है, आप मजे नहीं ले सकते, पैसा आ चुका है, उस व्यक्ति की अब लायबिलिटी नहीं है, दोबारा आप उसे पैसा देने को नहीं कह सकते। ठीक है, फिर कहते हैं राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट। हमने अभी भी बात की थी पहले सब पार्टनर की। सब पार्टनर क्या होता है? अगर मान लीजिए पार्टनर ने लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है और उस लोन के बदले में अपने क्रेडिटर को कहा हुआ है कि जो मेरे हिस्से का प्रॉफिट होगा मैं सब आपको देता रहूंगा, तो वो जो क्रेडिटर है वो कौन बन गया? सब पार्टनर। सब पार्टनर अगर आप किसी को भी बनाना चाहते हो तो पहले कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ले लो, क्योंकि ऑल पार्टनर्स के कंसेंट के बिना अगर आपने किसी को सब पार्टनर बनाया तो फिर फर्म का डिसोल्यूशन भी हो सकता है। ओके, फिर अब कहता है कि ये जो सब पार्टनर है इसके अधिकार क्या है? ध्यान रखना, अधिकार यही है कि बस वो उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव कर सकता है। इसके अलावा अगर तुम अब कहो, इसके अलावा अगर तुम कहो कि क्या उसे मैनेजमेंट का अधिकार है? नहीं। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है? नहीं। इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं। ये सब अधिकार नहीं है उसे। ठीक है ना? चले आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 31। यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। अब पहले इंपॉर्टेंट था बीच तक, कहां तक? माइनर तक। शुरुआत से लेकर माइनर के कॉन्सेप्ट तक काफी रेलेवेंट था। फिर यहां से अब रेलेवेंट शुरू होता है। अच्छा, बीच में इंप्लाइड अथॉरिटी भी काफी रेलेवेंट था, बहुत ज्यादा रेलेवेंट था इंप्लाइड अथॉरिटी। अब यहां से काफी रेलेवेंट पोर्शन शुरू होता है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहीं से शुरू होता है पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन तक। हाँ जी, सवाल उठा कोई भी पार्टनर एडमिट कैसे हो सकता है, इंट्रोड्यूस कैसे हो सकता है? लॉ कहता है दो तरीके से। पहला, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन एग्जिस्टेंस, और दूसरा तरीका क्या है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये दो तरीके हैं जिससे कोई भी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो सकता है फर्म में। ओके, अब सवाल उठा फर्म की लायबिलिटी, नया जो पार्टनर्स आया इसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? जिस दिन से ये एडमिट हुआ, क्या उस दिन से तो लायबल है ही है? यानी कि जिस दिन से ये लायबल एडमिट हुआ है उसके बाद से तो लायबल है ही है। अब सवाल उठा क्या जिस दिन जब ये नहीं था तो उन पुराने कामों के लिए भी ये लायबल है? नॉर्मली तो मैं कहता हूं नहीं, बट एक्सेप्शनली हो सकता है। कब? अगर मान लीजिए फर्म थी ए बी की, अब आ गया सी, और फर्म पहले थी ए बी एन कंपनी और अब बन गई ए बी सी एन कंपनी, तो सी जो है पुरानी लायबिलिटीज के लिए भी लायबल है। हां, अगर दो शर्तें पूरी हो जाए। पहला, नई फर्म पुरानी फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर कर ले या एज्यूम कर ले, और दूसरा, क्रेडिटर्स भी अपनी बुक में पुरानी फर्म को हटा के नई फर्म को अपना डेटर मान ले। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो क्या सी पुरानी लायबिलिटीज के लिए भी लायबल हो जाएगा? जी हां, तो सी पुरानी लायबिलिटीज के लिए भी लायबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन के बाद मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। किस चीज का? रिटायरमेंट का। ओके, रिटायरमेंट के बारे में क्या कहता है? कहता है कोई भी पार्टनर रिटायर कैसे कैसे हो सकता है। जैसे इंट्रोडक्शन हो सकता था वैसे रिटायरमेंट हो सकता है। मतलब कैसे? पहला, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, दूसरा, एज पर द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। बट यहां पे तीसरा तरीका एक और है। वो क्या? अगर पार्टनरशिप एट विल है तो भाई नोटिस दो सबको और गाना लिख दो, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बस अब जा सकते हो। हाँ जी, ठीक है। अब लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर क्या रहेगी? देखो जी, लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या वो लायबल रहेगा? हां, तब तक जब तक वो पब्लिक नोटिस ना दे दे तब तक वो लायबल है, परंतु पब्लिक नोटिस देने के बाद वो लायबल नहीं है। परंतु अपनी रिटायरमेंट से पहले के लिए वो लायबल है। हां, परंतु एक्सेप्शन है। क्या?
कि अगर नई फर्म पुरानी फर्म की लायबिलिटी को एज्यूम कर ले और क्रेडिटर नई फर्म को अपना डेटर मान ले। ओ ठीक है। अगली बात, एक बात ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? नोटिस अगर वो सभी पार्टनर्स को दे देता है तो बस वो रिलीव्ड हो जाएगा, यानी कि वहां पर पब्लिक नोटिस की जरूरत भी नहीं होती। रेलेवेंट पॉइंट है काफी, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर्स पर। एक्सपल्शन, जहां पर पार्टनर को निकाला जाता है। क्या पार्टनर को ऐसे ही पकड़ के निकाल दिया जाएगा? क्या यह पॉसिबल है कि किसी भी पार्टनर को ऐसे ही पकड़ के निकाल दिया जाए? लॉ कहता है अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ तहजीब का पालन करना। वो कैसे? कुछ ढंग के तरीके से पालन करना। पहली बात, ये जो एक्सपल्शन की पावर है ना, ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी गई हो। एक्सपल्शन की पावर प्रॉपरली मेंशन्ड हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरी बात, ये एक्सपल्शन जो है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने वोटिंग की हो और उनके कंसेंट के साथ हुआ हो। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की इस पे कंसेंट हो। मैंने नहीं कहा ऑल की, मैंने कहा है मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी की कंसेंट हो, ठीक है। तीसरा, पावर गुड फेथ में एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ऋषभ और निरंजन दोनों पार्टनर थे। ऋषभ की गर्लफ्रेंड पे निरंजन की नजर थी और वो गर्लफ्रेंड भी निरंजन को चाहने लगी थी। अब ऋषभ को निरंजन फूटी आंख भी सुहा नहीं रहा था। इसने प्रपोजल मूव कर दिया कि हटाओ, निरंजन को हटाओ, इतनी मुश्किल से मैंने गर्लफ्रेंड बनाई और ये बताओ, भवने ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो सवाल उठा, मगर ये प्रपोजल ही गलत है। क्यों हटाना चाह रहा है? क्यों हटाना चाह रहा है? पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ना, फर्म के लिए थोड़े ना। तू तो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, तो ये गुड फेथ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप किसी पार्टनर को तब तक नहीं निकालोगे जब तक कि उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि सुनवाई का मौका ना दिया जाए। जब तक आप उसे सुनवाई का मौका नहीं दोगे तब तक आप उसे निकाल नहीं सकते। बोलो ना हाँ। ओके, अब मान लीजिए अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड करते हैं आप विदाउट कंप्लाइंग दीज फॉर्मेलिटीज, तो क्या ये एक्सपल्शन नल एंड वॉइड होगा? जी हां, ये एक्सपल्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड हो जाएगा एक्सपल्शन, ध्यान रखना। अच्छा, मगर एक्सपल्शन नल एंड वॉइड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पार्टनर को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मगर ध्यान रखना, एक्सपल्शन में पार्टनर को इंट्रोड्यूस तो आपने कर लिया, मगर पार्टनरशिप का एंड नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप चलती रहेगी। हम फर्म को क्यों बंद करवाएं? ठीक है ना। चले, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब है पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट। ओ माय गॉड, देखो जी, दो केस हो सकते हैं। अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो किसी एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी से भी पूरी की पूरी फर्म बंद हो जाएगी। परंतु अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि कोई फर्क नहीं पैंदा, एक गया तो दूजा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा, अच्छा, तो लॉ कहता है फिर फर्म चलती रहेगी इंसॉल्वेंसी के बावजूद भी। ओके ओके ओके, तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हो गया तो वो तो पार्टनर होना रुक ही जाएगा, ठीक है ना। फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है या नहीं भी। फर्म डिसॉल्व कब हो जाएगी? अगर कुछ नहीं लिखा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो फर्म डिसॉल्व, बट अगर लिखा है कि फर्म चलती रहेगी तो चलती रहेगी। ओके, दूसरी बात, जिस दिन तो इंसॉल्वेंट हुआ कोर्ट के द्वारा, उसके बाद अब तेरी एसेट फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है और फर्म भी तेरी हरकतों के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इंसॉल्वेंसी के प्रभाव क्या क्या होंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहेगा, वो पार्टनर होना उस दिन से रुक जाएगा जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी इंसॉल्वेंसी का।
इंसॉल्वेंसी के बाद ना तो इसकी एसेट्स लायबल है फर्म की लायबिलिटी के लिए, ना फर्म लायबल है इसकी हरकतों के लिए। ठीक है ना, चले। हाँ जी, कहता है ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरेबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इन अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट पार्टनर्स आर कंपिटेंट टू एग्री अमंग देमसेल्फ कि अगर एडजुडिकेशन होता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फिर भी हम आगे चलते रहेंगे। तो इसका मतलब अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं तो वो आगे चल सकते हैं, यस वो आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर वो डिसाइड ऐसा करते हैं तो। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ये, ऑर्डिनरली बट इनवेरिएबली, ये शब्द ना याद हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर लुढ़क गया, ओह इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हाँ जी, डेथ ऑफ द पार्टनर। देखो जी, अगर एक भी पार्टनर लुढ़क गया तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगा, परंतु अगर बाकी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं वो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट, क्या स्टेट ऑफ डिसीज्ड फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल है डेथ के बाद? ना, नहीं लायबल है। कोई पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? हाँ जी, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। आगे, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस। हालांकि इस पॉइंट को मैं पहले ही खत्म करा चुका हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर मैंने इसे करा दिया था, कुछ याद हो तो। अगर आप मान लीजिए पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे जब तक आप फर्म के अंदर हैं, तो क्या ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है? वैलिड है। दूसरी बात, अगर आप रिटायरिंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि फर्म को छोड़ के जा रहे हो, एक सर्टेन पीरियड तक कोई बिजनेस नहीं करोगे, वैलिड है? वैलिड है, प्रोवाइडेड रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल पीरियड की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप डिसोल्यूशन पे कंडीशन लगा रहे हैं कि डिसोल्यूशन के बाद कोई भी पार्टनर सेम बिजनेस नहीं करेगा सर्टेन पीरियड तक, वैलिड है? यस, प्रोवाइडेड और रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। ऑलरेडी इनकी चर्चा हम एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद अब हमारे पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आइए डिसोल्यूशन। देखो जी, डिसोल्यूशन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जिसे हम बिल्कुल कह सकते हैं चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब एसेट्स बिक गई, लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, सब खत्म, चलो अपने अपने घर। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में फर्म चलती रहती है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में फर्म चलती रहती है, फर्म बंद नहीं होती। जैसे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तो ये सब डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप है, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होना, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में एसेट खत्म, लायबिलिटी पे ऑफ, सब अपने अपने घर। ये डिफरेंस एक बार पढ़ लेना जरूर, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड फर्म। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कितने तरीकों से हो सकता है? पहला, डिसोल्यूशन बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स डिसॉल्व हो सकती है, यस। या फिर अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट के अनुसार भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, यस, इन एक्योर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो दोनों तरीके से फर्म डिसॉल्व हो सकती है, यस, दोनों तरीके से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात भी? बढ़ सकते हैं, चले आगे। तो ये हुआ डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा तरीका क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखो जी, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे आपको डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला, जहां सभी के सभी पार्टनर्स या फिर एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं।
एक को छोड़ के क्यों? क्योंकि एक पार्टनर तो पार्टनरशिप नहीं चला सकता ना, तो वो क्या चलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर या फिर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म डिसॉल्व। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी घटना घट जाए जो कि अनलॉफुल कर दे फर्म के बिजनेस को टू बी कैरिड ऑन, मतलब अगर कोई ऐसी घटना घट जाए कि जिसकी वजह से फर्म का बिजनेस चलाना ही इम्पॉसिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल, फर्म जिस प्रोडक्ट में डील करती थी उस पर बैन लगा दिया गया, जैसे रिसेंटली प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया, जबकि फर्म एक्सपोर्ट करती थी केवल प्याज का, अब उस पर बैन है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गया? जी हां। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। ये क्या होता है? कंटिजेंसीज का मतलब होता है कुछ घटनाओं के घटने पे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट चुप था, साइलेंट था, एक पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट था, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म किसी फिक्स्ड टर्म के लिए बनी थी, टर्म खत्म हो गई, फर्म किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए बनी थी, वो ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, ऑन अटेनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, अटेनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी डिसोल्यूशन का कारण हो सकता है। क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर तरीका हो सकता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये एग्जामिनर का फेवरेट है। क्या कोई पार्टनर नोटिस देके कह सकता है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना? यस, फर्म किसी भी वक्त डिसॉल्व हो सकती है अगर पार्टनर नोटिस दे देता है। मगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगी। देखो जी, अगर तो पार्टनर ने डेट ऑफ डिसोल्यूशन नोटिस में दे रखी है तो जिस दिन डेट मेंशन है उस दिन से डिसोल्यूशन होगा। बट अगर डेट ऑफ डिसोल्यूशन मेंशन नहीं है तो फिर जिस दिन उसका नोटिस सभी को मिलेगा उस दिन से फर्म डिसॉल्व होगी। मगर ये नोटिस वाला डिसोल्यूशन जो है ना, वो केवल एक ही तरीके की पार्टनरशिप में हो सकता है, वो है पार्टनरशिप एट विल। एक बात का ध्यान रख लेना, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स्ड पार्टनरशिप, वो ऐसे डिसॉल्व नहीं हो सकती है। केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल पार्टनरशिप एट विल में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आता है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट का मतलब है कि जब कोर्ट में जज साहब खुद कहें कि सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सभी पार्टनर्स अपनी ऐसी तैसी कराएं और अपने अपने घर जाएं। मगर कोर्ट ऐसा कब कहेगा? जब मेन एक्टिव पार्टनर ही इंसेन हो जाए, पागल हो जाए। स्लीपिंग पार्टनर के इंसेन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिव पार्टनर के इंसेन होने से फर्क पड़ेगा। समझ आ गई बात? दूसरी बात, परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी, जब एक्टिव पार्टनर मान लीजिए काम करने लायक ना रहे, लकवा हो गया उसे या कुछ ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, अब उसका इलाज नहीं हो सकता, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा हो जिससे फर्म की बदनामी हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर जो था मान लीजिए विदाउट टिकट बस में सफर कर रहा था, ये बात न्यूज़पेपर में छप गई कि इस फर्म का पार्टनर सफर करता हुआ पकड़ा गया, ये रियल घटना थी। बाकी पार्टनर ने शर्मिंदा होकर फर्म डिसॉल्व करवा दी। डिसॉल्व हो सकती है अगर आपकी हरकतों से मेरे को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा जो सबसे बड़ा कस्टमर था, सबसे बड़ा कस्टमर, आप उसकी वाइफ को लेके भाग गए, वो भी आपके साथ भाग गई, एक तो मेरा कस्टमर भी गया, ऊपर से चर्चा भी हो गई कि अबे पार्टनर खतरनाक है, घर बचा के आना इनके साथ। तो फिर झंड हुई कि नहीं? बहुत भयंकर लेवल की झंड हुई। तो मिसकंडक्ट, ये भी रियल घटना है जो मैंने आपको सुनाई है। अगर कोई पार्टनर लगातार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, लगातार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, मैंने पार्टनर को कहा हुआ है कि तू फर्म की एंट्रियां करता रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां करता रहे, वो बावजूद इसके नहीं कर रहा, कई बार कहा वो फिर नहीं कर रहा, फर्म डिसॉल्व हो सकती है।
अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट किसी सब पार्टनर को ट्रांसफर कर देता है, हमने कहा जी विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, बट उसने कंसेंट नहीं ली, फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि फर्म बिना लॉस के चल ही नहीं सकती, लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है और लॉस ही होगा, बट अगर कोर्ट को लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, तो कोर्ट डिसोल्यूशन नहीं करेगा। बट अगर कोर्ट को लगता है भाई साहब लॉस ही हो रहा है और लॉस ही रहेगा, कोर्ट डिसोल्यूशन कर देगा। ओके फिर अगर कोर्ट को लगता है ये जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब सही रहेगा कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। जस्ट एंड इक्विटेबल में कौन कौन से ग्राउंड आते हैं? मैनेजमेंट में डेडलॉक है, मतलब 6 पार्टनर है, 50-50 बटे हुए हैं, 3-3 बटे हुए हैं, मेजोरिटी हो ही नहीं पा रही और हर डिसीजन पे यही हाल हो रहा है, जहां पार्टनर्स एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। और लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म को बनाया गया था वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया है। फर्म बनाई गई थी बिस्लरी की सप्लाई करने के लिए, बिस्लरी वालों ने अपनी सप्लाई उनसे ले ली है, एजेंसी अपनी ले ली है उनसे, खत्म हो गई फर्म। चले फिर कहता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। हाँ जी, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। कहता है जी ऐसा है, फर्म डिसॉल्व होते ही आम जनता को बता दो कि अब हमारी फर्म नहीं रही, यानी कि एक पब्लिक नोटिस जारी कर दो। मगर कुछ केसेस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए डेथ होती है पार्टनर की, इंसॉल्वेंट होता पार्टनर, या फिर कोई स्लीपिंग पार्टनर अगर जाता है फर्म से, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इन 3 केसेस में कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज डिसोल्यूशन होने पे फर्म का पब्लिक नोटिस आपको देना ही देना पड़ेगा। चलिए अगली बात। हाँ जी, मान लीजिए हुआ क्या कि अब मैं, ऋषभ और निरंजन ये 3 पार्टनर थे, फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, निरंजन ने फर्म का फर्नीचर रखा कंधे पे और जा रहा है, ऋषभ ने भी कार और स्कूटी उठाई और जा रहा है। मैं गेट पे खड़ा था यूं करके, मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा अच्छा, तुम ऐसे ऐसे उठा के फर्नीचर, एक फर्नीचर ले जा रहा है, एक कारें ले जा रहा है, जो फर्म की लायबिलिटी है उसको कौन पे करेगा? इन्होंने कहा पोपली सर ऐसा है, मौका अच्छा है, भाग लेते हैं, दुड़क लो, भाग लो। मैंने कहा हालांकि मैं भी भाग सकता हूं और मैं तुमसे तेज भाग सकता हूं, परंतु मैं भागूंगा नहीं, मैं पहले लायबिलिटी को पे ऑफ करूंगा फिर जाऊंगा। बताइए धर्म का पालन कौन कर रहा है? लॉ कहता है पोपली तू। क्यों? क्योंकि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बाकी पार्टनर्स को रोक सकता है कि रुको तुम नहीं जा सकते। पहले फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाएगा फर्म की लायबिलिटी में, और जो सरप्लस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपस में, ठीक है ना? चले और आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी, आपकी स्पीड कितनी है? मैं इंसान हूं, घोड़ा नहीं हूं जो स्पीड नापूं अपनी, नालायक। बस दौड़ता हूं तो मेरे बारे में कहा जाता है कि जब पोपली दौड़ता है तो हवाओं से बातें करता है, बस ऐसे कहा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन मतलब फर्म के डिसोल्यूशन के बाद भी पार्टनर्स के पास अथॉरिटी रहती है। यस, क्यों? क्योंकि फर्म का बचा हुआ माल बेचना है, फर्म के डेटर से रिकवरी करनी है बचे हुए, तो इसलिए तो यानी कि जहां तक फर्म के वाइंडिंग अप करने की, एसेट और लायबिलिटी को निपटाने की जरूरत है, वहां तक पार्टनर्स की अथॉरिटी लायबल रहेगी, ठीक है ना? तो वहां तक पार्टनर्स जो है फर्म को लायबल ठहरा सकते हैं और फर्म के बिहाफ पर काम कर सकते हैं, जब तक फर्म की सारी अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए, पूरी तरह से वाइंडिंग अप कंप्लीट ना हो जाए। अब आता है सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट। लो जी, पार्टनरशिप अकाउंट का फाइनली सेटलमेंट कैसा होता है? कहता है जी अगर कोई लॉस हुआ है डेफिशिएंसी पे, मतलब एसेट्स को बेचा, एसेट से आया 1 करोड़, लायबिलिटी थी 3 करोड़ की, 3 करोड़ की लायबिलिटी, 1 करोड़ की एसेट, 2 करोड़ का लॉस हो गया है। अच्छा, अब क्या होगा? कहते हैं जो लॉस हुआ है, इंक्लूडिंग इसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, ये सबसे पहले रिकवर की जाएगी फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट।
सबसे पहले प्रॉफिट में से इसको रिकवरी किया जाएगा, फिर कैपिटल में से रिकवरी की जाएगी, और बाद में पार्टनर से इंडिविजुअली रिकवर किया जाएगा इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। बाद में पार्टनर से इंडिविजुअली रिकवर किया जाएगा। कोई भी लॉस अगर अराइज होता है, मतलब डेफिशिएंसी अराइज होती है, कब? फर्म के एंड में, सेटलमेंट पर। तो सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले कहां से एडजस्ट होगी? प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा खा जाओगे, फिर पार्टनर्स की कैपिटल खा जाओगे, फिर अभी भी लॉस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनसे लॉस मंगाओगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं फर्म की एसेट्स को किस तरीके से पेमेंट में लगाया जाएगा। फर्म की जो एसेट्स हैं उनसे लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे की जाएगी? सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होगी। सेकंड नंबर पर जो पार्टनर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटी है, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उसकी पेमेंट होगी। फिर पार्टनर की कैपिटल का पैसा वापस होगा, और लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में बढ़ जाएगा। इतनी बात भी क्लियर, सिंपल है ये भी। चले, लास्ट पॉइंट है शायद, इसके बाद खत्म। पेमेंट ऑफ द फर्म डेट एंड ऑफ द सेपरेट डेट। हाँ जी, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये वही का वही पॉइंट लिखा हुआ है, ये इसको अलग से करने की जरूरत भी नहीं है, मोर और लेस वही का वही पॉइंट है और कुछ नहीं है, ये यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। ये सिंपल वर्जन में लिखा हुआ है। चले, अब सुनना जी, अब हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स काफी तो दे रखे हैं, मगर काफी अनसॉल्व्ड भी हैं, तो मजा तो अनसॉल्व्ड करने का ही है। तो अब एक काम करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, दोनों के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में आज आपको भेज रहा हूं, दोनों के। आप एक बार इनको सॉल्व करके देखोगे, जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करके देखो, केवल एक या दो लाइन में कोशिश करके देखो कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए और कौन सा प्रोविजन यहां लिखना चाहिए। मैं जो क्लास रखूंगा इसकी, वो क्लास का टाइम होगा, एक क्लास होगी सैटरडे को, एक होगी संडे को। सैटरडे को हम लोग सारे केसेस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, और संडे को करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के। बोलो हो तैयार? सैटरडे संडे नालायक, अपकमिंग सैटरडे संडे, आज सोमवार है, बोलो तैयार हो? क्लियर? तो इन सारे क्वेश्चन को अपने टेलीग्राम से उठा लो, अगले 5 मिनट में टेलीग्राम पे आ रहे हैं, और लग जाओ सैटरडे को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब मैं वहां क्वेश्चन करा रहा हूं तो ऐसा ना हो कि तुम उस टाइम क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो, वो नालायकी होगी। खुद दिमाग लगा के देखो, दिमाग लगा के देखो, और ऐसे ही इन क्वेश्चन पे दिमाग लगा के देखो पार्टनरशिप के। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई भी एग्जामिनर पेपर बना पाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके बाहर किसी की सोच जाती होगी। किसी की सोच इस डॉक्यूमेंट के बाहर नहीं जा पाएगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। तो ये दोनों पीडीएफ क्वेश्चन आंसर्स की अपलोड हो रही है टेलीग्राम को, फटाफट आ जाओ वहां पर। एक एक क्वेश्चन बड़े दिमाग लगा के बना हुआ है, एक एक क्वेश्चन बड़े सोच विचार के बना हुआ है। मैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट में देख रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट के बाहर कभी कुछ नहीं गया, और ये एकदम परफेक्ट टाइम है ये क्वेश्चन करने का,
क्योंकि इस टाइम आपके रिवीजन का लेवल काफी आगे है, तो इस टाइम आप परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो लग जाओ, सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप को सॉल्व कर दो। ठीक है, धन्यवाद। बस अभी 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं, मैं बस अपने ऑफिस में जाते ही भेज रहा हूं दोनों क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं। ट्राई करो, देखो आपके हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। 2-3 लाइनों में लिख के देखो कि मैं यहां पर लिखता अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट, फिर मैं ये कंक्लूड करता कि ये हुआ है। देखो फिर क्या होता, देखते हैं, सैटरडे संडे देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।